नमस्ते दोस्तों। मैं आपको आज मॉडर्न इमिग्रेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। मॉडर्न इमिग्रेशन एक मॉडर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम है जो कनाडा ने चालू किया है, जो कनाडा के प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर आता है। मॉडर्न एक बहुत छोटा सा जगह है जिसका पॉपुलेशन अराउंड 10,000 पीपल है, लेकिन यहाँ पे मैं खुद इसे यहाँ पे इमिग्रेट हुआ हूँ, तो मुझे मालूम है कि ये कैसा है। द प्रोग्राम इज़ वंडरफुल। यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारे सपोर्ट्स मिलते हैं, तो इसके लिए मैं सबको बोलूँगा जो कनाडा में आना चाहते हैं, जिसको एक्सप्रेस एंट्री में अगर नहीं आ सकते पॉइंट्स के वजह से या तो फिर अपनी एज के वजह से, लाइक मैंने बहुत सारे को टिल 45 ईयर्स ऑफ एज यहाँ पे अप्लाई करते हुए देखा है। तो अगर आप इसमें सिलेक्ट हो गए, इस पे सिलेक्ट होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे ज़्यादा। अगर आप उसकी स्किल वर्कर कैटेगरी में देखेंगे तो अगर आपकी स्किल्स वंस की स्किल्स के साथ मैच होती है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। मॉडर्न इमिग्रेशन में एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है कि अगर आप यहाँ पे अपना आके यहाँ पे सेटल होते हैं तो यहाँ की जो कम्युनिटी है बहुत हेल्पफुल है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ एकदम पीसफुल लाइफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खाली एक ही प्रिपेयर करके आना है कि हाँ, हमें पीआर मिल जाता है, लेकिन जो जॉब मिलेंगे उसको जॉब में थोड़ी स्ट्रगल रहती है, जो कोई भी नई जगह पे आप जाएंगे तो रहती है। आप इवन आप अपने देश में भी एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस, अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफ़र करेंगे, जहाँ पे भी आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। तो ये मैं आज इसलिए बता रहा हूँ कि जो मेरे दोस्त ये समझ रहे हैं कि कनाडा में इमिग्रेशन करने से मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ये हो जाएगा और हमें तुरंत ही जॉब मिल जाएंगी, तो ऐसी सच्ची सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन जो स्ट्रगल करेंगे तो उसके फ्रूट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो इसके बारे में आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होके आना है। अभी बात करेंगे मॉडर्न इमिग्रेशन के प्रोग्राम में। मॉडर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम में उसमें आपको मॉडर्न इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे मॉडर्न इमिग्रेशन स्किल वर्कर प्रोग्राम करके है। वहाँ पे आप अगर उसको आप देखेंगे तो वहाँ पे उनकी एलिजिबिलिटी प्रोसेस रहती है। उसमें एलिजिबिलिटी में अभी उनके पास एलिजिबल जॉब्स है मैकेनिक्स। आज की तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, वो चेंज होते रहते हैं। आज की तारीख में उनकी जॉब्स है मैकेनिक्स, वेल्डर्स, कुक्स, इंडस्ट्रियल पेंटर्स एंड अनदर जो फ्रेंच लैंग्वेज एबिलिटी जिसके पास है उनको भी वो लोग बुलाते हैं। यहाँ पे कनाडा में इंग्लिश और फ्रेंच दो मेन लैंग्वेज है। इंग्लिश की ज़्यादा अहमियत है, लेकिन फ्रेंच भी अगर आपको आता है, क्योंकि दो नेशनल लैंग्वेज है। फ्रेंच क्यूबेक में ज़्यादातर चलता है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे फ्रेंच इमर्जन प्रोग्राम्स रहते हैं, स्कूल में भी पढ़ाते हैं, तो उसके हिसाब से उन लोग को ज़्यादा डिमांड रहती है। तो आपको फ्रेंच के लिए भी आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और प्रोविंस में सिलेक्ट होने की चांस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास आइल्स या तो लैंग्वेज प्रूफ रहना चाहिए। आइल्स का जनरल आइल्स टेस्ट लगता है और मिनिमम स्कोर उसमें 5 इन ईच बेंड रहता है, जो CLB 5 के इक्विवेलेंसी आता है। ये आपके पास फ्रेंच में भी रहेगा तो चलेगा, या तो फिर इंग्लिश में भी रहेगा। ज़्यादातर लोग इंग्लिश में ही अप्लाई करते हैं। फ्रेंच होगा तो भी दैट इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड। आपकी एज बिटवीन 21 to 45 ईयर्स होनी चाहिए। और आपके पास द मेन प्रॉब्लम इन द मेन थीम ऑफ दिस प्रोग्राम कि यहाँ पे जो मॉडर्न सिटी है, जो भी प्रोविंस रहती है, मॉडर्न की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी प्रोविंस रहती है, जैसे प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम में जो भी प्रोविंस है कनाडा की, उन्होंने क्यों ये प्रोग्राम चालू किया है? उन्होंने ये प्रोग्राम इसलिए चालू किया है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम होती है और इसके वजह से लोग ज़्यादातर लोकल जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर बड़ी सिटीज़ में मूव हो जाते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ की जो इकोनॉमी है वो इफ़ेक्ट होती है। यहाँ की जो कंपनीज रहती है उनके पास लेबर शॉर्टेज हो जाती है, उनके पास आदमी नहीं रहते काम करने, क्योंकि कनाडा की पॉपुलेशन थोड़ी कम है। इसके वजह से प्रोविंस ने अपने अपने प्रोग्राम्स चालू किए और अपने अपने
प्रोग्राम चालू करके अपने अपने तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जो स्किल्ड वर्कर्स रहते हैं आउट ऑफ कनाडा उनको अट्रैक्ट करते हैं। जो वर्कर्स एक्सप्रेस एंट्री में नहीं फिट होते उनके लिए ये जैकपॉट है। वो यहाँ पे अगर आएंगे तो उनको जॉब्स भी मिल जाती है। हाँ, लेकिन जो टोरंटो में जॉब्स मिलती है वहाँ पे मिलती है, उसके हिसाब से यहाँ पे जॉब्स थोड़ी आप बोलेंगे ऑफिस लेवल की मिल सकती है, लेकिन थोड़ी वाइट कॉलर जॉब्स कम रहती है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल जॉब ज़्यादा रहती है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर टू वर्क इन ऑक्यूपेशन सच एज वेल्डर्स, मैकेनिक्स, कुक्स, या तो फिर आप बोलेंगे रिटेल्स जो भी जॉब रहती है रिटेल मार्केट्स में, रिटेल सेक्टर में, उसमें भी आपको बहुत सारी जॉब्स मिल सकती है। ओपनिंग्स ज़्यादा पर यहाँ पे ये सेक्टर में रहती है। तो इसके वजह से ये लोग यहाँ पे ये मॉडर्न इमिग्रेशन ने प्रोग्राम चालू किया। उसकी मेन कंडीशन है कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपकी कोई और जगह पे, यानी कि आउट ऑफ मॉडर्न, इवन जो मॉडर्न एरिया है उसमें आपका कोई रिलेटिव है तो वेल एंड गुड, बट ऐसे तो देखा जाएंगे तो वो बोलते हैं कि पूरे कनाडा में यू शुड नॉट हैव एनी रिलेटिव या कोई भी जाति कनेक्शन नहीं रहनी चाहिए। दैट इज़ थ्रू रिलेटिव, फ्रेंड्स, और कोई भी आपने प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट भी करने किया हुआ चाहिए कनाडा में, या तो फिर कोई भी एजुकेशन आपने कभी भी अपने कोई यूनिवर्सिटी या कोई भी एजुकेशन टोरंटो या एनी अदर प्रोविंस एक्सेप्ट मॉडर्न आपने नहीं किया होना चाहिए। क्योंकि उनका मेन मकसद है कि आप अगर आपने आपके कोई जान पहचान वाले वहाँ पे, तो एक बार आपको यहाँ पे पीआर मिलेगा तो आप मॉडर्न में नहीं रहेंगे, आप मॉडर्न छोड़ के बाहर चले जाएंगे। यहाँ एक बात बड़ा ध्यान में रखनी चाहिए कि मॉडर्न इमिग्रेशन जो है उसके अंडर अगर आप आते हैं तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जो कम्युनिटी आपको सिलेक्ट करती है, आपको जो नॉमिनेट करती है और जो आपको बुलाती है, आपको पीआर दिलवाती है, उनके साथ अगर आप धोखा करके अगर आप दूसरे प्रोविंस में चले जाएंगे तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप यहाँ ही रहे। वो आपको आपके लिए वो अच्छा है। अगर आप वहाँ से चले जाते हैं तो एज अ पीआर आप कनाडा में पूरी जगह पे रह सकते हैं, कहाँ पर भी रह सकते हैं। परमानेंट रेजिडेंट कैन लिव एंड वर्क एनीवेयर इन कनाडा। ऐसी और कोई कंडीशन है कि वो आपको ना बोल सके। मैं बाद में आपको नेक्स्ट मेरी वीडियो में अल्टोना इमिग्रेशन के बारे में बताऊंगा। अल्टोना इमिग्रेशन में ये कंडीशन है कि 1 या 2 साल तक आपको पीआर मिलने के बाद आप वहाँ से नहीं जा सकते, नहीं तो आपका पीआर कैंसिल हो जाएगा। मॉडर्न इमिग्रेशन में अभी तक आज की तारीख में ये चीज़ नहीं हुई है। तो आप यहाँ पे आने के बाद अगर आपको जॉब नहीं मिलती है देन यू आर फ्री टू मूव समवेयर एल्स। वो लोग लीगली नहीं बोलते, लेकिन वो लोग आपको रुका भी नहीं सकते। बट 99% जहाँ तक मैंने लोगों को देखा है कोई यहाँ से छोड़ के जाता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी इतनी अच्छी है, यहाँ पे स्कूल्स इतने अच्छी है, टीचर्स अच्छे हैं, जो हमारे बच्चे को भी यहाँ पे अच्छा लगता है। ट्रैफिक कम है और जो बड़ी सिटीज़ की जो लाइफ रहती है वो यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे पीसफुलनेस है। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इसमें अगर अप्लाई करना है तो आप अगर टारगेट ऑक्यूपेशन में नहीं भी है तो भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। कभी शायद उन लोग को लगे तो आपको वो लोग इनविटेशन भेज सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 इयर्स का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इन द लास्ट 5 इयर्स जो रहते उसमें। आपके पास फेडरल एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल रहनी चाहिए। अभी फेडरल एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में जो क्या रहता है कि आपको जो एक्सप्रेस एंट्री के जो पॉइंट्स रहते हैं, एज, स्किल्स जो भी रहते हैं, उसके हिसाब से अगर आप एक्सप्रेस एंट्री की आपकी प्रोफाइल बना ले और उसके लिए आप बाद में इसमें मॉडर्न में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दैट इज़ अ कंडीशन दैट यू शुड हैव फेडरल एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल विद यू। आपकी एज 21 से 45 के बीच में होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया। और आपने कोई पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन और ट्रेनिंग या प्रोग्राम एटलीस्ट 1 ईयर का जो किया होना चाहिए, जिसके लिए आपको डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट मिले। आपके पास सेटलमेंट फंड्स होनी चाहिए एज रिक्वायर्ड बाय मैनीटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। मैनीटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में सेटलमेंट फंड्स की रिक्वायरमेंट ये तरह से है कि जब भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑन वेबसाइट पे।
आपके फैमिली में कितने मेंबर्स है? जैसे अब आप है, आपके आप सिंगल है तो आपकी अलग रिक्वायरमेंट्स है, आपकी हस्बैंड आप हस्बैंड है और आपकी वाइफ है, या वाइफ है और आपका हस्बैंड है, तो दो के अलग रिक्वायरमेंट्स रहते हैं। आपके पास एक बच्चा है, दो बच्चे हैं आपके, तो और जितने फैमिली मेंबर्स ऐड होते जाएंगे उतनी ही उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती जाए। लेकिन बेसिकली आपको 10 से 15 लाख रुपए गिन के चलना है। इतनी आपके पास बेसिक सेटलमेंट फंड होने चाहिए, जो आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपको अगर देखना है कि आप यहाँ आने से बाद जॉब सर्च करने के बाद 2 या 3 महीने 4 महीने तक आप रहेंगे, तो आपका कितना बेसिक खर्चा, जैसे 1500 से $2000 जैसे बेसिक खर्चा रहता है, वो आप निकाल सके। अभी हम आपको बताएंगे मॉडर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम में आपको क्या करना है, उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। फर्स्ट तो आपको जैसे मैंने बताया कि अगर आप एलिजिबल है, जैसे मैंने आगे अभी बताया वैसे, और आपको डिटरमाइन करना है वेदर आप ये प्रोग्राम में क्वालिफाई हो रहे कि नहीं। अगर आपको लगता है मैं ये स्किल्स मेरे पास है, मेरे पास ये जॉब की एजुकेशन है, मेरे पास लैंग्वेज स्किल्स है और सेटलमेंट फंड्स है, और मेरे कोई रिलेटिव नहीं है एक्सेप्ट मॉडर्न, और या फिर पूरे कनाडा में कोई मेरे रिलेटिव नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, कोई नहीं है जो मेरे को जानता है, मैंने कभी एजुकेशन नहीं लिया है और मैंने कभी यहाँ पे कोई काम नहीं किया है दूसरी जगह पे, तो मैं इसमें क्वालिफाई होऊंगा और मैं अप्लाई कर दूँगा। ये साइट पे जाना है, आपको अप्लाई करना है। इफ़ यू चूज़ फॉर मॉडर्न MCDI प्रोग्राम, आपको एक बार आपने अप्लाई किया, बाद में यहाँ की जो प्रोग्राम डायरेक्टर है, जो मॉडर्न इमिग्रेशन सिटी ऑफ मॉडर्न है, जो कि एक कमेटी है जिसमें सब सेक्टर के से एक बंदा आता है, और वो सब 5 6 7 मिलके एक कमेटी बनाई। जैसे एजुकेशन में से है, कि बिजनेस में से एक जो टॉप मोस्ट रहते हैं, जो सिटी ऑफ मॉडर्न का एक रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, ऐसे 5 6 रिप्रेजेंटेटिव है, वो वॉलंटरी बैठते हैं और सब एप्लीकेशंस देखते हैं। उनको लगता है कि ये एप्लीकेंट हमारे यहाँ जो जॉब स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उसमें फिट होता है, इनका कोई और कनेक्शन अदर पार्ट्स ऑफ कनाडा नहीं है, ये सब चेक करके आपको वो लोग इनविटेशन भेजेंगे कि आप मेरे प्रोग्राम में यू आर क्वालिफाइंग फॉर इट, और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शायद कभी इनविटेशन भेजने के पहले आपको वो लोग स्काइप इंटरव्यू भी करना चाहेंगे, तो एक बार आप अप्लाई करेंगे, बाद में यहाँ की जो प्रोग्राम डायरेक्टर है मिस सैली वॉथ, वो आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन उनको अच्छी लगी, उनको लगा कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं, तो शी विल कांटेक्ट यू एंड आपको वो बाद में इनविटेशन भेजेंगी कि आप आपके सूटेबल टाइम, वो 3 4 टाइम का आपको ऑप्शन देंगी और आपको बताएंगे कि कौन से टाइम में आप सूटेबल, क्योंकि टाइम डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंस के हिसाब से वो बताएंगी, और आपको बोलेंगे आपको ये ऑप्शन में से कोई भी एक टाइम या डे सिलेक्ट करके उन्हें बताइए कि वो स्काइप इंटरव्यू आपके साथ अरेंज कर सके। तो और ये वो इस हिसाब से दोनों के सूटेबल टाइम के हिसाब से स्काइप इंटरव्यू अरेंज होगा। शी विल आस्क यू बेसिक क्वेश्चंस। मैं ज़्यादातर ये कहना चाहूँगा कि अगर स्काइप इंटरव्यू की आपके पास इनविटेशन आती है और आप सिलेक्ट करते हैं, तो वही टाइम दो जिसमें पूरा फैमिली बैठ के उनसे बात करें। हस्बैंड वाइफ जो है तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर मैं एप्लीकेंट अगर हस्बैंड है या वाइफ है और एक ही जन बैठ के बात करते हैं तो इतना इफेक्ट नहीं होता है। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों बैठ के बात करते हैं तो इफेक्ट उन पर ज़्यादा रहता है कि बोथ आर एजुकेटेड, बोथ आर वर्किंग वेल, और उनको ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपके बच्चे भी है तो लेट देम इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू हर, शी विल नो दैट यू आर गुड फैमिली एंड शी शुड इनवाइट यू फॉर दिस प्रोग्राम। तो करीबन 4 5 वीक में आपको पता चलेगा आपको स्काइप इंटरव्यू का इनविटेशन आता है कि नहीं। एक बार इनविटेशन आने के बाद वो स्काइप इंटरव्यू अरेंज होगा, आपको स्काइप इंटरव्यू पे आप बात करना है। बाद में शी विल लेट यू नो दैट आई विल टेल यू आफ्टर 3 4 वीक के बाद मैं आपको बताऊंगी आपका डिसीजन क्या है। 99% स्काइप इंटरव्यू के बाद वो स्काइप इंटरव्यू अगर आपको मिलता है तो आपको समझना है कि आपने 20% 25% आपने सक्सेस हो गए हैं, क्योंकि वो उन्हें ही भेजेंगी जिसको उनको इनविटेशन देना है।
अनलेस स्काइप इंटरव्यू में आप बराबर नहीं बात कर सके, उनको लगा कि आपने जो लिखा है उसके हिसाब से यू आर नॉट द राइट पर्सन, तो बात अलग है। नहीं तो एक बार स्काइप इंटरव्यू आपने दिया तो आपको प्रिपेयर्ड है रहना है कि आपको वो लोग इनविटेशन मिल देंगे ही। और इनविटेशन एक बार स्काइप इंटरव्यू होने के बाद आपको इनविटेशन का ऑफर आएगा। वो इनविटेशन भेजेंगे कि आप एक्सप्लोरेटरी विजिट करें। एक्सप्लोरेटरी विजिट करने का मीनिंग क्या है कि एक्सप्लोरेटरी विजिट आप करेंगे। एक्सप्लोरेटरी विजिट क्या है वो मैं बताना चाहूँगा। एक्सप्लोरेटरी विजिट पहले वो है कि ये प्लेस थोड़ा छोटा है, पॉपुलेशन कम है, और तो यहाँ के जो प्रोग्राम है उनको ये आपको सिलेक्ट करने से पहले, आपको पीआर ऑफर से करने से पहले ये कंडीशन रखी है कि आप जो मेन एप्लीकेंट है, या तो दोनों पूरा फैमिली आना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, बट अगर मेन एप्लीकेंट है वो एक बार यहाँ 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए आके विजिट करें, यहाँ के लोग मिले कि क्या उनको लगता है कि मैं यहाँ पे सेटल होना चाहूँगा, मैं यहाँ पे सेट हो सकूँगा या नहीं, मुझे यहाँ पे रहना अच्छा लगेगा वेदर के हिसाब से, इसके हिसाब, क्योंकि कनाडा के यहाँ पे मैनिटोबा में विंटर में -40 तक जाता है। डरने की जरा भी बात नहीं है, क्योंकि -40 में इतने अपने विंटर वेयर रहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी ये सब चीज़ आपको यहाँ की स्कूल्स में विज़िट कराएंगे, बैंक्स में विज़िट कराएंगे। वेरी वेल ऑर्गेनाइज प्लान इन लोग का टीम्स है, वो आपकी पूरी टेक केयर करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं एक्सप्लोरेटरी विज़िट का वीडियो आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि वो सब करने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अभी मैं प्रोसेस में कंसंट्रेट करता हूँ। तो एक बार आपको एक्सप्लोरेटरी विजिट इनविटेशन आ गया तो आपको टीआरवी अप्लाई करना है। अगर आपके पास कनाडा का वीज़ा पहले ही है तो यू आर वंडरफुल। आपका आपकी बैग्स पिक करके आपको एक्सप्लोरेटरी विजिट के लिए तुरंत ही निकल जाना चाहिए। अगर नहीं है तो टीआरवी वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना है कि कनाडा में पीआर लेना इजी है, लेकिन इंडिया से या कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से टीआरवी यानी टूरिस्ट वीज़ा लेना डिफ़िकल्ट है। नो डाउट यहाँ के अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको इनविटेशन लेटर देंगे कि आपको एक्सप्लोरेटरी विजिट के लिए इनवाइट किया है, लेकिन तो भी कनाडा का टीआरवी लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि न्यू दिल्ली वीज़ा ऑफिस जो है कनाडा की, वहाँ से या तो फिर कोई भी अलग जगह की ऑफिस रहती है एशियन कंट्रीज़ में, वहाँ से ये लोग थोड़ा संकोच करते हैं कि वीज़ा देने में, क्योंकि उन लोग को लगता है कि हम वापस नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपकी तकदीर ने साथ दिया, आपके डॉक्यूमेंट्स बराबर है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और आपको अगर आना ही है तो आपको वीज़ा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अभी मैं उस पर दूसरा वीडियो बताऊंगा कि टीआरवी के लिए क्या करना है। मैं आज ही एप्लीकेशन प्रोसेस पे वापस आता हूँ। एप्लीकेशन प्रोसेस में अगर आपको एक एक्सप्लोरेटरी विजिट के लिए इनविटेशन आया, आपको टीआरवी अप्लाई करना है। टीआरवी आने के बाद आपको आपकी प्लान जो है, आपकी जो विजिट है, उनको यहाँ की जो प्रोग्राम ऑफिसर जो शैली वो थे उन, या तो फिर जो भी इंचार्ज है जो आपको बताएंगे ईमेल में, उनसे आपको प्लान डिस्कस करना है कि मैं ये तारीख को ये आने से टेंटेटिव मेरी प्लानिंग ये है, मेरा शेड्यूल ये है, तो ये शेड्यूल के हिसाब से अगर आपको कन्वीनियंट है देन शी विल डू ओके। एक बार ओके होने के बाद आपको एक्सप्लोरेटरी विजिट के लिए आना है, और यहाँ पे ये लोग सब फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेंगे, बट यू हैव टू पे फॉर दैट। इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, लेकिन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपको एयरपोर्ट से भी पिकअप करेंगे। जो यहाँ पे विनीपेग पे जो एयरपोर्ट है वहाँ से आपको पिकअप करके, वहाँ से यहाँ का करीबन 1.5 आवर ड्राइव है। और यहाँ पे आपको एक्सप्लोरेटरी विजिट के लिए आपको इन लोग के ट्रांजिशन अपार्टमेंट्स है सब जगह पे, वहाँ पे करीबन $60 या $70 डिपेंडिंग ऑन द अपार्टमेंट कंडीशन और अपार्टमेंट अवेलेबिलिटी आपको चार्ज करेंगे, आपको वहाँ पे रखेंगे। वो फुल फर्निश्ड अपार्टमेंट्स रहते हैं, उसमें खाली आपको ग्रोसरीज लानी है और आपके हिसाब से खाना आप बना सकते हैं और खा सकते हैं, और आपको फुल्ली बेडिंग क्लोथिंग एवरीथिंग इज देयर, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। दूसरा है कि एक बार एक्सप्लोरेटिव विजिट के लिए आप आ गए
तो उनकी जो टीम रहती है वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगी, आपको शेड्यूल करेंगी। आपके साथ और भी 2-3-4 शायद एक्सप्लोरेटरी विजिट करने वाले आए होंगे जो अराउंड द वर्ल्ड से, कोई फिलीपींस से आता है, कोई पाकिस्तान से आता है, कोई बांग्लादेश से आता है, कोई कहाँ से भी आता है, रशिया से आता है। वो सबको ज़्यादातर वो लोग ग्रुप बना के भेजेंगे और आपको स्कूल्स विजिट कराएंगे, हॉस्पिटल विजिट में लेंगे, आपके एम्प्लॉयज़ के साथ बात कराएंगे। आपके जो भी सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ है आपको पता चले कि आपकी क्या डिमांड है, उनकी क्या डिमांड है और आपको कैसा लगता है। पूरा टाउन आपको घुमाएंगे, मेयर से मिलवाएंगे। दे आर ऑल वेरी फ्रेंडली पीपल, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और एक बार एक्सप्लोरेटरी विजिट होने के बाद आपको अगर 7 दिन की एक्सप्लोरेटरी विजिट है तो आपको लास्ट डे जब भी आप विनीपेग में वापस घर के लिए रवाना होंगे वो दिन पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ, जो इसको मैनीटोबा इमिग्रेशन बोला जाता है, उनके साथ लास्ट इंटरव्यू रहता है। इनविटेशन के लिए आपके शेड्यूल करें और आपको पूरे एक्सप्लोरेटरी विजिट में आपने क्या किया उसका सब रिकॉर्ड रखना है कि आपने किसको मिला, क्या मिला वो, बिकॉज दे मे आस्क यू फॉर दैट। और आपको जो बेसिक आपने जो जॉब एप्लीकेशन की है उसके हिसाब से क्वेश्चंस पूछेंगे। करीबन 1 घंटे का इंटरव्यू रहता है। एक बार आपको वो इंटरव्यू देने के बाद आपको बताएंगे कि हम आपको रिजल्ट बाद में ईमेल कर देंगे और आपको आपके घर के लिए रवाना होना है। आप घर में जब ही आ जाते हैं तो 99% आपको मैनीटोबा का इनविटेशन मिल जाता है। यू आर रेडी टू अप्लाई फॉर द कनेडियन पीआर। बाद में आपको एक बार इनविटेशन मिल गया तो बाद में आपको आईआरसीसी की जो एप्लीकेशन है वो आपको फाइल करनी है। एक बार आपका इमिग्रेशन फाइल आपकी पुटअप हो गई तो करीबन पुलिस क्लियरेंस ये और दूसरा सब डॉक्यूमेंट्स आपके लगते लगते चेकिंग होते हुए थे वेरिफिकेशन के लिए आपको करीबन 1 साल जितना टाइम हो जाता है। 1 साल का जो टाइम है उसमें आपको मेडिकल चेकअप का मेडिकल रिक्वेस्ट आ जाती है आईआरसीसी से कि आपको आपका मेडिकल कराना है। आपने एक बार मेडिकल करा लिया, बाद में आपको पासपोर्ट सबमिशन का लेटर आ जाएगा जिसमें आपको बोलेंगे आपके पासपोर्ट सबमिट कर दीजिए। एक बार सबमिट होने के बाद आप पे वीज़ा लग जाएंगे। उसमें वीज़ा एंट्री 1 टाइम वीज़ा जो है परमानेंट रेसिडेंट वीज़ा आपको लगेंगे और जिसमें जो भी ड्यू डेट है उसके हिसाब से आपको टिकट बुक करनी है और यहाँ पे लैंड होना है। यहाँ पे लैंडिंग होने के बाद आपको पीआर, एक बार आपने लैंडिंग हो गए आपको सीओ पीआर देंगे। एक बार आपकी लैंडिंग हो गई बाद में यू आर अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ कनाडा। तो मैं उसके बाद क्या करना है, यहाँ की क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आपको क्या क्या सपोर्ट मिलेगा, आपकी जॉब सर्च करनी उसे दूसरा वीडियो में करूँगा। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ाए रखें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। थैंक यू। बाय।